Assalamualaikum, welcome back to Brain Boost by Sakleen. Means yourself Sakleen. I am starting this journey with you all guys. जैसे कि आपको पता है कि कल के लेक्चर में हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन्स एंड द होल थिंग इन दिस टॉपिक द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी डाइजेशन हमने कंप्लीटली पढ़ ली थी टिल फ्रॉम माउथ टू द एनस. ठीक है, एवरीथिंग वी क्लियर्ड इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. नाउ एंड वो जो लेक्चर था वो लेक्चर नंबर 3 था और आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 4 है जो कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट टॉपिक है जिसमें हम डिसऑर्डर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को. अच्छा देखिए, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हमने जो है वो कंप्लीटली कर लिया था. इसके बाद जो इस टॉपिक के बाद जो नया टॉपिक आएगा, मींस चैप्टर तो वही है लेकिन टॉपिक नया आएगा और वो टॉपिक होगा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. क्योंकि मैंने आपको बताया कि ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम में हम 2 सिस्टम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. एक है आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन्स क्लियर कर लिए और उसके बाद आ रहे हैं उसके डिसऑर्डर मींस डिजीजेस, बीमारियां कौन कौन सी होती है. और ये टॉपिक क्लियर करने के बाद जो लेक्चर नंबर आपका 5 होगा उसमें हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे. और रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत छोटा है, हो सके तो मैं 2 लेक्चर्स में या 1 लेक्चर में इसको कंप्लीट कर दूंगा, फिर आपका चैप्टर एंड. अच्छा चलते हैं डिसऑर्डर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. अब डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारे हाजमे कराने वाला जो सिस्टम है उस सिस्टम में डिसऑर्डर्स होते हैं. डिसऑर्डर्स मींस कहें कि खराबी, बीमारी, ठीक है, डिजीजेस. अब कौन कौन सी डिजीजेस जो हमारे इस हाजमे वाले सिस्टम में होती हैं, इस डाइजेस्टिव सिस्टम में पैदा होती हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे. व्हेन द डाइजेस्टिव सिस्टम डज नॉट वर्क प्रॉपर्ली, बोल रहे हैं जब डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क नहीं करे, प्रॉपर्ली अपना काम नहीं करे, ड्यू टू ईटिंग और ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड फूड और वाटर रिस्पेक्टिवली. अच्छा बोल रहे जब हम कोई ऐसी चीज खाएं या पिए जो कि कंटामिनेटेड हो, कंटामिनेटेड फूड हो या वाटर हो, ठीक है, ऐसी चीज हम पिए जो कि कंटामिनेटेड हो. कंटामिनेटेड मींस जिसमें जरासीम हो, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, जो पानी अच्छा ना हो, जो फिल्टर्ड ना हो, उस पानी की वजह से, या फिर वो फूड खाएं जो कंटामिनेटेड हो. कंटामिनेटेड मींस उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाएं, वो खाना खराब हो जाए या फिर जो है स्टोर्ड हो, बासी हो. ठीक है, ऐसे खाने, ऐसी चीजें, उसकी वजह से जो डिसऑर्डर्स की वजह से जो बीमारियां होती हैं उसको हम डिसऑर्डर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं. अब मैंने कुछ डिसऑर्डर्स लिखे, 1 2 3 4 5 डिसऑर्डर्स मैंने लिखे हैं. अब आप कह रहे होंगे कि सर हमारे बुक में तो सिर्फ ये 2 हैं, ये 3 कहां से आई? दिस इज ऑल्सो इन योर बुक. बेशक आपके डिसऑर्डर वाले पेज पे नहीं लिखी गई लेकिन इट इज इन द प्रीवियस पेजेस. जो प्रीवियस आपके पेजेस हैं आप खोल के देखिए, साइड में कहीं ना कहीं आपको इस डाइजेस्टिव सिस्टम के टॉपिक में आपको मिलेंगे. अल्सर आपको इन्वेस्टिगेट मिलेगा पर उसमें लिखा होगा. ओबेसिटी भी आपको वहीं पे मिलेगा. ठीक है, ओबेसिटी और अपेंडाइटिस ये दोनों जो है आपको लास्ट टॉपिक ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम में डू यू नो में आपको मिलेंगे. अच्छा इनके बारे में थोड़ा लिखा गया है लेकिन मैंने कुछ पॉइंट्स मैंने खुद भी लिख ली क्योंकि आपकी बुक में प्रेजेंट है. अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो दिस इज मींस यू आर द इंटेलिजेंट, आप इंटेलिजेंट कहलाएंगे. अगर आप इनको नहीं पढ़ रहे तो भी कोई इशू नहीं है क्योंकि आपके बुक में सिर्फ ये दोनों ही डिसऑर्डर में लिखी गई हैं. इट इज इनफ फॉर यू. और जो कैंडिडेट मुझे देख रहा है, व्हाटएवर द प्रिपरेशन, व्हाटएवर द काइंड ऑफ द टेस्ट जो कि प्रिपरेशन कर रहा है उस टेस्ट की, अगर वो देख रहा है तो वो इन सबको जरूर पढ़े. क्योंकि कोई भी टेस्ट हो, कोई भी आईबी की टेस्ट हो, मैं कैंडिडेट से बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी टेस्ट हो तो वो आपके जो क्वेश्चन है वो इन जगहों से जरूर निकालते हैं. कोई आपका डिबेट हो, व्हाटएवर द इंटरव्यू हो, कुछ भी हो, तो वो पेज को नहीं देखते कि कौन सी टॉपिक है, वो उस पेज पे जहां जहां वर्ड लिखा गया है वहां से वो आपको क्वेश्चन देते हैं क्योंकि उनको पता होता है आप वो चीजें पढ़ते नहीं हो. जो पहला डिसऑर्डर आपके बुक में लिखा गया है वो है डायरिया और लूज मोशन. अब डायरिया कहे या लूज मोशन कहे, यू नो वेरी वेल अबाउट द डायरिया, यू नो वेरी वेल अबाउट द लूज मोशन, क्योंकि लाइफ में ये चीजें नॉर्मल है, हर किसी को होती रहती है. सो ठीक है, तो पढ़ते हैं डायरिया जिसको हम लूज मोशंस भी बोलते हैं. साइंस में हम डायरिया बोलते हैं लेकिन इंग्लिश में हम इसको लूज मोशंस बोलते हैं और आप अपनी जुबान में पता नहीं क्या क्या बोलते हैं जो बोल रहे. ठीक है, सिम्टम्स पे हैं. सिम्टम्स मींस मैं सिंपली कहूं, सिम्टम्स बोलते हैं अलामतें, निशानियां. ठीक है, कौन कौन सी निशानी, कैसे पता चले कि किसी बंदे को डायरिया हुआ है, तो वो अलामतें मैंने यहाँ पे लिखी है. अच्छा पहली अलामत है लॉस ऑफ द बॉडी वाटर या डिहाइड्रेशन. मींस आपका जो पानी है वो सारा का सारा निकल जाता है आपकी बॉडी से. पानी, लॉस ऑफ द वाटर जो है आपकी बॉडी से सारा का सारा निकल जाता है तो उसको हम साइंस में डिहाइड्रेशन बोलते हैं. मींस द लॉस ऑफ द वाटर मींस पानी का निकल जाना, हमारी बॉडी से पानी निकल जाता है, उसकी वजह से क्या हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है. फीलिंग वीक
आपको आपको ना एक वीक वीक फील होता है, मीन्स आपकी दिल नहीं करता कोई काम करने में, एंड सुस्ती सी होती है और कोई एनर्जी नहीं रहती है, ठीक है। इस तरीके से वोमिटिंग, बाज़ बहुत ज्यादा लोगों को ना वोमिटिंग भी होती है, उल्टियां आती हैं। डिस्टर्ब नॉर्मल बॉडी फंक्शंस, जो हमारे बॉडी के अंदर जो भी फंक्शंस हैं वो सही तरीके से प्रॉपर वर्क नहीं करते। इजेशन एवरी टाइम आफ्टर द सम पीरियड, क्या होती है इजेशन होती है, इजेशन मींस इजेशन एवरी टाइम आफ्टर द सम पीरियड मींस बार बार आप टॉयलेट की तरफ जाते हैं, बार बार, ठीक है। एक ही दिन में बहुत दफा आप जो है इजेशन के लिए जाते हैं। अच्छा, उसके बाद आए कॉजेस पे। अब कॉजेस मीन सबब, कॉजेस मीन सबब, सबब मीन्स कि होती किस वजह से ये डायरिया होती किस वजह से, वो चीजें पहले। प्रेजेंसी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया और वायरस, कंटेमिनेटेड फूड और वाटर। अब क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे आपके फूड में या तो फिर वाटर में, मीन्स आपका पानी या आपका खाना जो है वो कंटेमिनेटेड होगा, ठीक है। कंटेमिनेटेड मीन्स उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे जिसमें से बैक्टीरिया या वायरस आ गए, ठीक है। इस तरीके की इस वजह से भी होता है। एबनॉर्मल सीक्रेशन ऑफ द डाइजेस्टिव जूसेस, एबनॉर्मल सीक्रेशन ऑफ द डाइजेस्टिव मींस आपने डाइजेस्टिव जूसेस पढ़े, जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम में जूसेस थे आपने पढ़े पहले पिछले चैप्टर में, पिछले चैप्टर सॉरी पिछले टॉपिक में जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का टॉपिक था उसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम जूस, डाइजेस्टिव जूसेस के बारे में पढ़ा, जो कि थे पेनक्रियाटिक जूस, बाइल जूसेस, जो है स्टमक के अंदर पड़ा गैस्ट्रिक जूसेस। तो उनकी एबनॉर्मल सीक्रेशन होती है, मींस अपनी जो है ज्यादा सीक्रेशन या बहुत कम होती है, तो उस वजह से ये भी डायरिया भी हो सकती है। इम्प्रॉपर मेडिकेशन, या जिसको हम अब मेडिकेशन मीन्स आप दवाएं खाएं, ऐसी दवाएं जो आपकी उस मर्ज की है ही नहीं, ठीक है, या फिर ज्यादा खा रहे हैं, किसी डॉक्टर की सलाह से नहीं खा रहे हैं, या फिर कोई ऐसी दवा है, तो इस वजह से भी होता है, जस्ट लाइक एंटीबायोटिक्स, तो इस वजह से भी ये डायरिया हो सकती है। अच्छा, उसके बाद ट्रीटमेंट पे है। ट्रीटमेंट मींस अवॉइड, ट्रीटमेंट का मकसद मींस आप इलाज इस तरीके किस तरह से कर सकते हैं, डॉक्टर की मदद से या खुद कैसे कर सकते हैं, कैसे बचें इस चीज से। अवॉइड द कंटामिनेटेड वाटर एंड द फूड, अब उस वाटर को, उस फूड को, उस खाने को अवॉइड करें, उस खाने को छोड़ दें खाना जो कि क्या हो, कंटामिनेटेड हो, जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो। पता कैसे चले, पता चलता तो नहीं है, लेकिन एक चीज है, तो आप अगर वाटर, कोई भी चीज वाटर वगैरह यूज कर रहे हैं या पी रहे हैं या खाने में डाल रहे हैं, तो उसको ना फिल्टर करें। फिल्टर करने से सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं। अच्छा, यूज द बॉइल्ड और फिल्टर वाटर, बॉइल्ड या फिल्टर वाटर जो भी बने, ठीक है, उसको आप क्या करें, फिल्टर करें इस वाटर को, फिर आप ड्रिंक करें या फिर खाने में यूज करें। वॉश योर हैंड्स, फूड एंड यूटेंसिल्स प्रॉपर्ली, आप जो आपके अपने हाथों को धोएं, ठीक है, अपनी जो खाना पका रहे हैं उस फ्रूट्स को या वट एवर द थिंग वेजिटेबल्स, उसको धोएं अच्छे तरीके से। अपनी जो बर्तन है अपने घर में उसको भी अच्छे तरीके से धोएं, ठीक है। डोंट यूज प्रोलॉन्ग स्टोर फूड, अब वो फूड जो ज्यादा टाइम आपने रखा हुआ है, स्टोर किया हुआ है, उस फूड को यूज ना करें, जो कि फॉर सपोज एक दिन का खाना आप 3 दिन तक खा रहे हैं, तो ऐसी चीजें ना करें, इस वजह से भी डायरिया हो सकता है। अच्छा, उसके बाद कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन को हम उर्दू में कब्ज बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी नॉर्मल सी थिंग के हर किसी को लाइफ में होता है ये। सिम्टम्स इसके क्या है, फीसेस टर्न्स इनटू हार्ड मास व्हिच आर डिफिकल्ट टू पास आउट एंड कॉज द पेन। अब क्या होता है, फीसेस जो होता है, जो हमारे एनस तक अनडाइजेस्ट फूड आता है, फीसेस में जो कन्वर्ट हो जाता है रेक्टम में, वो फीसेस किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हार्ड मास में, वो सख्त हो जाता है। व्हिच आर डिफिकल्ट टू पास, जो कि पास नहीं हो सकता, वो एनएस से पास नहीं होता, और उस वजह से ये क्या करता है, बहुत ज्यादा पेन होता है, ठीक है। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, अब दूसरी निशानी है कि आपको एब्डोमिनल मींस पेट के अंदर ना कंफर्टेबल फील नहीं होता है। उसके बाद कॉजेस पे है कि होता किस वजह से, कॉन्स्टिपेशन, अनडाइजेस्टेड फूड रिमेन लॉन्ग टाइम इन अ रेक्टम। अब जो डाइजेस्टेड फूड है, जो कि अनडाइजेस्टेड फूड था, मींस जो आपका फीसेस है, वो ज्यादा टाइम आपके रेक्टम में अगर रहता है, ठीक है, तो उस वजह से भी वो किसमें वो उससे बीमारी हो जाती है, कौन सी, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। एक्स्ट्रा एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर अकर्स, अब यहाँ पे दूसरा क्या होता है कि आप पानी बहुत कम पीते हैं, पानी बहुत कम पीते हैं, तो उस वजह से क्या होता है कि वाटर जो सारा का सारा है वो कहां से एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब होती हैं। जब आप पानी नहीं पिएंगे तो पानी, जाहिर सी बात है, रेक्टम से जो पानी होगा वो सारा का सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो उस वजह से भी क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, यहाँ आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो ये भी एक रीजन है। और चेंज इन अ रूटीन, या फिर आपकी रूटीन में चेंज आ गया है, सपोज आप किसी सफर पे जा रहे हैं तो वहां का टाइम अलग है, यहाँ का टाइम अलग है, तो इस वजह से रूटीन में थोड़ा बहुत चेंज आ जाए, तो उस चेंज की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है।
अच्छा, और भी बहुत ज्यादा कॉजेज हैं, मैंने कुछ कुछ लिखे। उसके बाद आए ट्रीटमेंट पे। ड्रिंक अ लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर। अब पानी आपको ज्यादा से ज्यादा पीना है, ज्यादा से ज्यादा पानी पियेंगे तभी आपका ट्रीटमेंट हो पाएगा। इजेशन मस्ट बी डेली बेसिस प्रॉपर्ली। अब आपकी इजेशन जो है वो डेली बेसिस पे होनी चाहिए। आई बात समझ में? मीन्स आपके एलिमिनेशन, आपकी फीसेस को डेली बेसिस पे निकलना चाहिए। यूज फूड कंटेनिंग डायट्री फाइबर। अब वो फूड यूज करें जिसके अंदर बहुत ज्यादा फाइबर्स हों, ठीक है, वो फूड्स ये यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए, देख सकते हैं आप। उसके बाद स्टॉप स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, सॉरी ये वाले हो गए, ये दूसरे के। तो ये दो टॉपिक्स थे जो कि आपके बुक में थे, अगर आप यहीं तक पढ़ रहे हैं तो दिस इज गुड। अच्छा, आते हैं अल्सर पे। अब अल्सर क्या है, आपके बुक में लिखा गया है कि अल्सर, अल्सर में अगर एक बात कहूं, अल्सर ना बहुत सारे लोगों को होता है कभी कभी। ऐसा नहीं कि आपको ना यहाँ पे जलन होती है, एक जलन सी फील होती है खाना खाने के बाद, और आपको मतलब अजीब सा फील होता है, जलता है, ठीक है। तो ये पेन होता कहाँ पे? आपके बेली बटन और आपके ब्रेस्ट बोन एंड बेली बटन के बीच में होता है ये अल्सर, ठीक है। अब हर कोई अपनी लैंग्वेज में इसको दूसरे दूसरे नाम देते हैं, तो साइंस में इसको अल्सर बोलते हैं। होता क्या है, बर्निंग स्टमक पेन एंड हार्ट बर्न। अब इससे क्या होता है कि आपका जो स्टमक है वो बर्न होता है, वो जलन जलन सी फील होती है, और वो वहां यहाँ पे फील होती है। नोजिया एंड लॉस ऑफ द एपेटाइट। अब नोजिया होता है, नोजिया मीन्स आपको वोमिटिंग फील होती है, आपको उल्टी फील होती है लेकिन आती नहीं, तो उसको हम नोजिया बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में। लॉस ऑफ द एपेटाइट मीन्स आपके खाने पे दिल नहीं करता, आपके सामने खाना भी हो आपको अजीब अजीब सा फील होता है कि नहीं, आपको नफरत हो जाती है, इस तरीके की चीजें होती है। अच्छा, कॉजेज क्या है? कॉजेज हैं ड्यू टू द सम बैक्टीरिया और ड्रग्स। अब कुछ बैक्टीरिया की वजह से कई कबार जो है फूड के अंदर बैक्टीरिया आ जाते हैं, तो उस वजह से भी हो सकता है। ड्रग्स जो है मीन्स आप कोई दवाएं, ऐसी ऐसी दवाएं खा रहे हैं, ड्रग्स मीन्स वो वाला नहीं, ये मेडिसिन को ड्रग्स बोलते हैं साइंस में। अब ऐसी कोई दवाएं आप खा रहे हैं उसकी वजह से भी हो सकता है। स्मोकिंग, कोई सिगरेट पी रहा है, अल्कोहल, कोई शराब पी रहा है, या फिर आप अगर कोई स्पाइसी फूड खा रहे हैं ज्यादा, तो उस वजह से भी अल्सर होता है। अच्छा, ट्रीटमेंट पे आए। स्टॉप स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग अल्कोहल। अब आपको अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो वो स्मोकिंग ना करे। अब छोड़ तो नहीं सकता, कोशिश करे कि स्मोकिंग को कम कर दे, या फिर ड्रिंकिंग अल्कोहल को पीना कम कर दे या छोड़ दे। सब मेडिकेशन, कुछ दवाएं, ठीक है, भी होती हैं इसके इलाज के लिए, अल्सर के लिए, जिसको नहीं छोड़ता वो ये चीजें दवाओं यूज करते हैं, मेडिकेशंस। ओबेसिटी। अब ओबेसिटी क्या है? आपके जिस्म में चर्बी का जमा होना। आप ऐसा खाना खा रहे हैं, फॉर सपोज आपके जिस्म को, फॉर सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर एक बॉडी है, उस बॉडी को अगर 30 कैलोरीज डेली बेसिस, 200 कैलोरीज डेली बेसिस पे उससे चाहिए, फॉर सपोज एग्जांपल दे रहा हूं, और उस बॉडी को इतनी रिक्वायर है कि वो 200 कैलोरीज सिर्फ बर्दाश्त कर सकता है, तो वो इंसान 200 की बजाय 300 कैलोरीज ले रहा है, मींस अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट से ज्यादा कैलोरीज ले रहा है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? फैट में कन्वर्ट हो जाती है, चर्बी में कन्वर्ट हो जाती है, और चर्बी आपके जिस्म में जमा होती जाती है, जिसकी वजह से आपका वेट जो है वो बढ़ जाता है। तो उस वेट को हम क्या बोलते हैं? सिंपली ओबेसिटी बोलते हैं। ओबेसिटी मींस ओवरवेट और ओबेस, सिम्टम्स यही है कि आप ज्यादा वेट हो जाता है, आपका वेट ज्यादा हो जाता है, आप मोटे हो जाते हैं। अब और क्या होता है? सफर फ्रॉम द हाई बीपी। आप जो आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है, अब बीपी, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो ज्यादा हो जाता है। अब क्यों होता है? दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम मी टू यू, कि आप इसका मुझे जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देना। कैंसर होता है, ठीक है, कैंसर भी बहुत ज्यादा लोगों को हो जाता है, तो इसलिए कहते हैं ओबेसिटी, ओवरवेट अच्छे नहीं होता सेहत के लिए। और जो लोग बोलते हैं ना कि ये मोटा है, ये अच्छा है, ये पतला पतला अच्छा नहीं है, अगर देखा जाए तो मोटे से ज्यादा जो थिन है, जो पतला है, दिस इज मोर बेटर देन द ओबेस वन। स्टमक डिसऑर्डर। अब स्टमक डिसऑर्डर मींस इससे मादे की भी बहुत ज्यादा बीमारियां हो सकती हैं ओबेसिटी की वजह से। कॉजेस क्या है? एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर्ड एज अ फैट सो अक्यूमुलेट इन द बॉडी। अब वही बात, एक्स्ट्रा एनर्जी, आप अपनी बॉडी से ज्यादा कैलोरीज, बॉडी से ज्यादा एनर्जी अपने आप खा रहे हैं, तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाती है और आपकी बॉडी में अक्यूमुलेट मींस जमा हो जाती है, तो वो एज चर्बी की फॉर्म में नजर आती है। लैक ऑफ द एक्सरसाइज, या फिर आप खाना खाने के बाद एक्सरसाइज नहीं करते। कोशिश करें जब आप खाना खाएं, आप पतले हो या मोटे हो, जो भी हो, खाना खाने के बाद आपको 10 या 15 मिनट तक थोड़ी वॉक करनी है।
और समटाइम्स इन जेनेटिक्स, या फिर किसी किसी की जेनेटिक्स, किसी किसी की जो है वो खानदान में भी ये चीजें होती हैं, तो वो बच्चा खुद ब खुद ऐसा ओबेस हो जाता है। अब इसके भी इलाज है, डेली एक्सरसाइज, वो डेली एक्सरसाइज करे, ऐसी एक्सरसाइज जो कि ओबेसिटी के लिए हो, ऐसी एक्सरसाइज यूज करे। समटाइम्स सर्जरी, अब कुछ बंदों में इतनी ज्यादा जो ओबेसिटी बढ़ जाती है तो उससे सर्जरी भी करवानी पड़ती है, तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। कंट्रोल ऑन कैलोरीज, ईट रिक्वायर्ड फूड जस्ट, अब वो इतना ही खाना खाएं जितनी कैलोरीज रिक्वायर्ड है, ज्यादा ना खाएं, अपनी बॉडी से ज्यादा कैलोरीज ना लें। अपेंडाइटिस, अब अपेंडाइटिस क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था इससे पहले वाला लेक्चर, जो लेक्चर नंबर 3 था, उसमें मैंने आपको ना स्टमक के नीचे एक ऑर्गन छोटा सा बना के दिखाया था, स्नेक लाइक, ठीक है, और मैंने आपको बताया था इसको हम अपेंडिक्स बोलते हैं। अब अपेंडिक्स क्या है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट है, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने लास्ट में बताया था। अब अपेंडाइटिस क्या है, अपेंडिक्स जब सूज जाता है, जब अपेंडिक्स सूज जाता है, इन्फ्लाम्ड हो जाता है, तो उस बीमारी को हम अपेंडाइटिस बोलते हैं। अब अपेंडाइटिस मींस अपेंडिक्स होता किस लिए ये बता दूं, अपेंडिक्स का डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई काम नहीं है, मींस इट इज यूजलेस ऑर्गन इन डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई काम नहीं होता अपेंडिक्स में, बट इसका काम होता है आपकी इम्यूनिटी सिस्टम में। अब इम्यूनिटी सिस्टम क्या है, अगर मैं अभी बताऊं तो अच्छा, वो सिस्टम जो आपको अपने एनवायरनमेंट से बचाती हैं, ऐसा बस सिस्टम आप समझ रहे हैं कि उसको हम इम्यूनिटी सिस्टम बोलते हैं। अब उस सिस्टम में इसका काम होता है, अदरवाइज डाइजेस्ट सिस्टम में इसका कोई काम नहीं था, दिस इज यूजलेस ऑर्गन। अच्छा, डाइजेस्ट सिस्टम किसके डाइजेस्ट सिस्टम में, सिर्फ ह्यूमन की डाइजेस्ट सिस्टम में, हमारे डाइजेस्ट सिस्टम में ये काम का नहीं होता। जबकि अपेंडिक्स जो है वो एनिमल के, मींस सपोज गोट है तो उसमें ये काम का होता है, ठीक है। अब क्यों काम का होता है कि देखिए, हम सब्जियां खाते हैं ना, तो सब्जियां हमारे अंदर अगर हम कच्ची खाएं तो हमारे अंदर डाइजेस्ट नहीं होती, जबकि अगर गोट खाए तो गोट की जो अपेंडिक्स है वो क्या करती है, उसके अंदर एक ऐसे केमिकल्स, ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि वो जब वो कच्ची सब्जी खाती हैं तो वो डाइजेस्ट हो जाती है। तो हम इसलिए जो है उन सब्जियों को, उन वेजिटेबल्स को पका के खाते हैं ताकि वो हमारे अंदर इजिली डाइजेस्ट हो सके। तो हमारे अंदर अपेंडिक्स का कोई काम नहीं, लेकिन गोट के अंदर, बकरियों के अंदर, काउस के अंदर, वहां पे उसका काम होता है। तो हमारे अंदर जो अपेंडिक्स है उसका कोई भी काम नहीं होता, दिस इज द यूजलेस, बट इट इज वर्क इन इम्यून सिस्टम लिटिल बिट। तो जब वो जिस्म के अंदर फूल जाता है ना, मींस उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है, वो जब सूज जाता है अपेंडाइटिस, तो वो होता क्यों पड़ते हैं, तो क्या करते हैं, उनको काट देते हैं, उस लार्ज इंटेस्टाइन को, उस पार्ट को, अपेंडिक्स को काट देते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अपेंडाइटिस होता क्या है, पेन नियर द बेली बटन देन शिफ्ट टू द राइट साइड। अच्छा, सिम्पटम्स पढ़ने से कैसे पता चले कि हमें अपेंडाइटिस हुआ है, क्या होता है, बेली बटन जो है आपका, वहां पे आपको पेन होता है, दर्द होता है, और फिर वो दर्द किस साइड पे चला जाता है, राइट साइड पे चला जाता है, सॉरी राइट साइड पे चला जाता है। अच्छा, ठीक है। कफिंग होती है, बहुत ज्यादा खांसी होती है, नोजिया होती है, पहले बताया क्या होता है, फीवर होता है, बुखार होता है, डायरिया होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, बहुत ज्यादा इसकी वजह से बीमारियां होती हैं, तो डॉक्टर सजेशन देते हैं कि इसको कट कर दें। अच्छा, कॉजेज इसके क्या है, सबब, अपेंडिक्स गेट, अब जो अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स गेट ब्लॉक्ड ड्यू टू द हार्ड फीसेस, या फिर आपका अगर फीसेस जो है वो हार्ड हो गया तो उसकी वजह से अपेंडिक्स क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, तो इस वजह से भी अपेंडाइटिस होती है, मींस वो सूज जाता है। या फिर बैक्टीरियल ग्रोथ, या फिर वहां पे अपेंडिक्स पे बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं, या फिर इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन इन अपेंडिक्स, या फिर आपके अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है, या फिर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस वजह से भी अपेंडाइटिस होती है। अच्छा, उसके बाद आए ट्रीटमेंट पे आए, तो ट्रीटमेंट इसका क्या है, ट्रीटमेंट इसका है सर्जरी टू रिमूव द अपेंडिक्स। अब यहाँ तो सर्जरी करा के इस अपेंडिक्स को रिमूव किया जाए, या समटाइम्स एंटीबायोटिक्स, यहाँ कुछ लोगों को ये अपेंडाइटिस कम होती है, मींस तो उसको हम मेडिकेशन से भी, एंटीबायोटिक्स से भी सही कर सकते हैं। अदरवाइज मेजोरिटी जो है वो क्या होती है, सर्जरी की जाती है और उसको निकाल दिया जाता है अपने जिस्म से। सो आई होप सो कि आपको डिसऑर्डर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट समझ में आ गया, बल्कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कंप्लीट हो गया। द नेक्स्ट लेक्चर विल बी द रेस्पिरेटरी सिस्टम। आई होप सो कि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है, अगर कोई भी इससे क्वेश्चन है, व्हाटएवर, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।